नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश के कई इलाकों में आज भी पेयजल समस्या है, जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष गर्मियों के समय में लाखों करोड़ों लोग परेशान होते हैं। लिहाजा सरकार नदियों और तालाबों को पुनर्जीवित करने पर काम करने की बात तो कहती है, लेकिन यूपी के कौशाम्बी के एक इलाके की स्थिति ये है कि तालाब में गंदगी का अंबार है और धीरे धीरे लोग तालाब की जमीनों पर कब्जा भी कर रहे हैं, जिसे लेकर लोग कई तरह के सवाल भी उठाने लगे हैं। यूपी के कौशाम्बी में सिराथू तहसील के ग्राम पंचायत बमरोली के मजरा भटपुरवा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी और कीचड़ का अंबार इस कदर है कि आए दिन कभी बच्चे गिरते हैं तो कभी राहगीर, यहाँ तक कि कई जानवरों की मौत भी हो चुकी है। सिराथू ब्लॉक के बमरौली ग्राम पंचायत में हमारी मौजूदगी। हम बता दें कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से व मुख्यमंत्री की तरफ से हर गांव सफाई अभियान चल रहा है, जहां बताया जाए मुख्यमंत्री स्वयं सफाई करवा रहे हैं, वहीं देखा जाए ये बमरौली में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर ग्रामीण रहने के लिए किस तरीके मजबूर हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राम पंचायत के तालाब में यही नहीं और भी तालाब है जिसमें गंदगी का अंबार साफ देखने को मिल रहा है। जहां पे ग्रामीण हमारे साथ में उनसे कुछ वार्तालाप करते। अखिल, कई बार प्रधान से भी व सांसद से शिकायत करने के बाद तब इसमें सफाई हुई, वो भी एक दिन हुई, आधा हुआ, आधी बाकी पड़ा हुआ गंदगी का अंबार। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों से की गई, लेकिन सफाई नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज से की, तो उसके कुछ दिन बाद थोड़ी बहुत सफाई हुई, लेकिन अभी भी पूरे तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आसपास के ग्रामीण गंदगी में रहने को मजबूर हैं। हमारे साथ में ग्रामीण मौजूद है, हम इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। अखिल, क्या है पूरा प्रकार, सफाई क्यों नहीं हुई सांसद से शिकायत करने के बावजूद भी? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद हलीम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भटपुरवा मजरा भटपुरवा का हूँ। बमरौली ग्राम सभा लगता है हमारा। आप लोगों ने कहाँ कहाँ शिकायत की इसको लेकर के जो गंदगी है? हमने तो पर्सनल शिकायत नहीं की है, लेकिन गांव के लोगों से सुनने में आया कि बहुत जगह शिकायत हो चुकी है कि 2 सालों से करीब हो रही है। अब कहाँ शिकायत कर रहे हैं लोग ये नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी शिकायत के बावजूद काम स्टार्ट हुआ था इसकी सफाई का, तो जो कि एक ही दिन हुआ, उसके बाद रुक गया है काम इसका। अब किस कारण रुका है इसकी जानकारी हमको नहीं है। आप लोग यहाँ पे इस गंदगी में किस तरीके से रह रहे हैं? कैसे आप लोग इसकी सुगंध में कितनी बदबू आती है यहाँ पे, आप कैसे व्यतीत करते हैं? पूरे गांव में बदबू सूंघते सूंघते जो है आदत पड़ चुकी है, तो अब किसी को बदबू भी नहीं लग रही, क्योंकि गंदगी सूंघते सूंघते वैसे ही गंदा माइंड भी हो गया, तो गंदगी महक नहीं आ रही, समझ रहे हो, आदत पड़ गई है। गंदगी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है यहाँ पे। अब हम तो चाहते हैं कि सफाई हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहते हैं। और इसमें बकरी है, भैंस है, गांव के जानवर है, बच्चे कोई अगर किसी तक कारण गलती से घुस जाए, क्योंकि जमीन दिख रही है, अंदर पानी है, कोई बंदा चला जाएगा तो ये डूब जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन डूब गया यहाँ पे, क्योंकि दिखेगा ही नहीं। देख रहे हो गंदगी। इस गंदगी के कारण बीमारियों का शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि इसी तालाब पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर मकान बना लिया है, जिससे तालाब का पानी वापस रोड में आने लगा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले राहगीर और स्कूली बच्चों ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तालाब बना मौत का तालाब। बता रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे से लेके जानवर तक फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ग्रामीणों को मदद से निकाला जाता है, कभी ये भी होता है फंस जाने के बाद मौत भी हो जाती है। ये वो तालाब है जिसे बता रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा कि मौत का तालाब बन चुका है। इस कदर गंदगी यहाँ पे है, आप साफ देख सकते हैं। कैमरामैन से दिखाऊंगा, दिखाएं किस तरह गंदगी का अंबार लगा हो। यहाँ पे ग्रामीण रहते हैं, ये ग्रामीणों की किस तरीके से यहाँ पे व्यतीत करते हैं अपना जीवन। वहीं तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं, उस बीमारी से किस तरीके झेल रहे हैं। ये ग्राम सभा बमरौली से मजरा भटपुरवा में है। हमारे साथ में और भी एक दो लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अखिल, क्या है पूरा प्रकरण यहाँ पे? क्या नाम है आपका? इरफान। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भटपुरवा, बमरौली भटपुरवा। इस तालाब में गंदगी है, किस तरीके से आप लोग यहाँ व्यतीत करते? प्रधान से आप लोग शिकायत किया और क्या हुआ पूरा प्रकरण? गंदगी तो आपको दिखाई रही, सब कैसे गंदगी है, इतना गंदगी, जानवर जाते हैं, फंस जाते हैं।
कभी लड़का भी खतरा बन गया, कभी इधर से निकलती है पिकअप वगैरह वो भी इसमें गिर जाती है। एक बार दूध की भरी गाड़ी इसमें पलट गई। अभी एक बार ये टनहार पर की एक पिकअप जा रही थी बनिया, वो खरीद रहा था गेहूं, वो पलट गई इसमें। तो ये सब बहुत परेशानियां यहाँ है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया? हमने नहीं किया और किसी ने किया होगा, गांव के लोग किए हैं, गांव के लोग किए हैं, हमने नहीं किया। साफ सफाई हुई बस एक दिन। क्या नाम है आपका? फिरोज नाम है मेरा। क्या है गंदगी के बारे में क्या आप कहेंगे? गंदगी को मतलब एप्लीकेशन दिया गया कि इस तालाब को साफ सफाई करने के लिए, फिर एक दिन सफाई करने के लिए आए, दोबारा आए ही नहीं। मतलब मजाक कर रहे हैं। पूरी सड़क रोड पूरा गंदगी फैला दिए हैं, दोबारा आ ही नहीं रहे। लगभग 40-50 भैंस इसमें फंस चुकी हैं अभी तक। हमारी भी फंसी थी, हम घुसे थे, हम भी फंस गए, लोग हमें निकाले हैं 10 सड़क। अब स्थिति यह है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मैं हूं धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी HNA न्यूज के साथ। तो आपको बता दें कि तालाब की नहीं हुई लंबे समय से सफाई, जिस कारण अब तालाब में गंदगी ही गंदगी है और पूरा गांव इससे परेशान भी है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई और अब भूमाफिया इस पर कब्जा भी करने लगे हैं। इस तरह के आरोप भी ग्रामीणों की ओर से लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि तालाब जो है वो पूरी तरह से गंदगी में तब्दील हो गया है और अक्सर ये भी देखा जाता है कि कुछ गंदगी के कारण लगातार लोग परेशान भी हैं और कई बार पालतू जानवर भी इस गंदगी में गिर जाते हैं। ये भी हमारे संवाददाता बता रहे थे। और संवाददाता धर्मेंद्र सोनकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का ये नज़ारा देखने को में भी आ रहा है, क्योंकि गंदगी का अंबार लगातार बना हुआ है और अब ऐसे में लोग किस तरह से परेशान भी हैं? विशाल जी, जैसे कि बता दूं, ग्रामीणों का आरोप है कि वहां पे इतना गंदगी अंबार, कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से व ग्राम प्रधान से शिकायत की गई, लेकिन सफाई नहीं हो सकी। 2-4 दिन पहले कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज से शिकायत के बाद एक दिन सफाई हुई, उसके बाद दोबारा सफाई नहीं हो सकी। वहां पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ग्रामीण रहने को मजबूर हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं और अब तो लग रहा है ये कि कई तरह की बीमारियों का भी कारण बनता जा रहा है ये तालाब? बीमारियां, वही ग्रामीणों ने बताया कि इस कदर इसमें कचरा भरा हुआ है कि आए दिन कहीं बच्चे फंस जाते हैं तो कहीं मेवासी या कहीं राहगीर गिर जाते हैं, जिनको ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला जाता है। वहीं अधिकारियों का इस पे कहना है कि जल्द से जल्द सफाई करवा दी जाएगी, उसका पानी निकाल करके उसमें सफाई करवाई जाएगी। और कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जिन्होंने उसी में गोबर जैसी खाद एकत्रित कर रखा है, उसको कई बार प्रशासन से कहा गया कि तत्काल हटाया जाए, लेकिन हटाने को तैयार नहीं है। उसी पे कई बार ग्राम प्रधान ने भी इसकी कल भी कहा कि तत्काल हटाया जाए, नहीं तो मैं आप लोगों के खिलाफ इस पे एक नोटिस जारी करवा करके उसके तहत में आप लोगों को कार्रवाई कराऊंगा। अच्छा, ऐसे में क्या माना जाए धर्मेंद्र, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जमीनों पर कब्जे होने भी शुरू हो गए अब तालाब की जमीनों पर। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं दबंग टाइम के, जिन्होंने तालाबी नंबर पे मकान बना लिया है, जिससे पानी में निकलने में काफी दिक्कतों को सामना हो रहा है। इस तरीके से पानी वहीं एकत्रित हो जाता है और वो पानी वापस घर में आने लगता है। तो इसको लेकर के ग्रामीणों ने ये सांसद से और
इसकी अर्जी लगाई कि जल्द से जल्द इसको कब्जा मुक्त करा करके तालाब को खाली कराया जाए, स्वच्छ किया जाए, जिसमें घर का पानी और जो घटनाएं आए दिन होती है दोबारा ऐसी घटनाएं न होने पाए। जी बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार अवैध संस्थानों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में हाल ही के महीने से अब तक 190 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील किया गया है, जिसमें समाज के लोगों में हड़कंप भी मचा हुआ है। सीएम धामी का आदेश है, लिहाजा ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड में अवैध मदरसे और मज़ारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले के पथरी क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 7 अवैध मदरसों को सील कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस की भारी फोर्स तैनात रही, जबकि प्रशासन की इस कार्रवाई से पथरी क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये सभी मदरसे बिना किसी वैध अनुमति और पंजीकरण के संचालित हो रहे थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल समेत कई संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मदरसों के बाहर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं न हो। कुछ मदरसे ऐसे थे हरिद्वार क्षेत्र में जिसमें इनको नोटिस जारी किए गए थे और नोटिस जारी किए जाने के उपरांत भी इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और इनके पास मदरसा बोर्ड से भी एफिलिएशन नहीं है, जिस कारण से इन पर कार्रवाई की गई। 8 मदरसे ऐसे जो थे उन पर कार्रवाई की। जिन इलाकों में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई उसमें मदरसा ईशा अतुल कुरान, अम्बुवाला, पथरी हरिद्वार, मदरसा जामिया फरूकिया बादशाहपुर, मदरसा इस्लामिया अरबिया इशातुल कुरान, पदार्था धनपुरा, इस्लामिया तामिल कुरान, इब्राहिमपुर, मदरसा सकलानिया, गुज्जर बस्ती पथरी, मदरसा फैज आम, गुज्जर बस्ती पथरी, मदरसा गोसिया रहमानिया, तालीमुल कुरान, धनपुरा शामिल हैं। इसके अलावा हरिद्वार के ही रुड़की में 4 मदरसों को बंद किया गया है। पाडली गेंदा, सोहलपुर गाड़ा, कमेलपुर और खाताखेड़ी गांव के मदरसों पर सील की कार्रवाई की गई। बिना अनुमति के चल रहे 4 मदरसों को प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में सील कर दिया। अनुमति के कागज नहीं दिखाने पर प्रशासन ने सील की कार्रवाई की है। इस दौरान रुड़की एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे। प्रशासन की कार्रवाई से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा रहा। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं, जबकि 500 से अधिक मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। लिहाजा जांच कर सीएम के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति भी हुई थी, जिसमें विपक्ष ने एक समाज के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया था। पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कहते हैं कि जो भी उत्तराखंड में अवैध होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो मदरसे हो, मंदिर हो या मस्जिद हो। लगातार ऐसे कब्जों को यहाँ से हटाया जाए जो अवैध हो। इसी क्रम में आज हरिद्वार में 8 मदरसों को सील किया गया है। जिला प्रशासन की टीम लगातार ऐसे मदरसों पर जाते हुए वहां पे कागजात की मांग करती है। जो कागजात नहीं दिखा पाते, मौके पे ऐसे मदरसों को सील किया जाता है। जिला प्रशासन का कहना है कि लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हरिद्वार से HNN के लिए मैं मनोज कश्यप। तो आपको बता दें कि लगातार ये ताबड़तोड़ कार्रवाई भी अब देखने को मिल रही है और राज्य सरकार के निर्देश के बाद ये जितने भी अवैध संस्थान हैं उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 190 से ज़्यादा मदरसों को अभी तक सील भी किया जा चुका है और हरिद्वार में 2 दिनों में 11 अवैध मदरसों को सील किया गया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा और तमाम लोग भी इस दौरान मौजूद रहे, पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 500 मदरसे पंजीकृत हैं और साथ ही जो अवैध मदरसे हैं उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी लगातार जारी है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हरिद्वार से। मनोज, जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, हाल फिलहाल में क्या कुछ बड़ी कार्रवाई हुई है हरिद्वार में?
बिल्कुल देखिए विशाल लगातार पिछले करीब 1 महीने से जिला प्रशासन की जो टीम है अवैध मदरसों पे कार्रवाई कर रही है और लगातार ही सबसे पहले यहाँ पे मदरसों की लिस्ट बनाई गई थी जिसमें यहाँ पे पुलिस विभाग को भी शामिल किया गया था, तहसील की जो टीम थी उसको शामिल किया गया था और हुँ। साथ ही यहाँ पे नोडल अधिकारी के रूप में एक जो तहसीलदार या फिर एसडीएम को इसमें शामिल किया गया था। लगातार ही यहाँ पे सबसे पहले जो लिस्ट तैयार की गई थी उसके आधार पे तमाम जो मदरसे होते हैं वहाँ पे प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ में पहुँचते हैं। वहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट की माँग की जाती है कि यदि आपका मदरसा जो रजिस्टर्ड है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं दिखाए जाते तो फिर मदरसे के ऊपर जो है सीलिंग की कार्रवाई की जाती है क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को साफ किया है कि किसी भी सूरत में जो अवैध चीजें होगी, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर अवैध मजारे हो, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध के नाम पे उत्तराखंड में कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अवैध मजारों के ऊपर भी कार्रवाई की गई। हमें बीते दिनों देखे कि लगातार उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में जो अवैध मजार थी, उनको ध्वस्तीकरण भी किया गया था। लगातार जो मदरसे उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। हालाँकि बीच में कुछ समय के लिए इस कार्रवाई को रोका गया था, लेकिन एक बार से फिर हरिद्वार में जो अवैध मदरसे उनके ऊपर कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम ने हरिद्वार तहसील में करीब 8 मदरसों को सील किया गया, हुँ। जबकि रुड़की में 4 मदरसों को सील किया गया। इससे अलग भी यहाँ पे बीते हफ्ते भगवानपुर तहसील में मदरसों को सील किया गया था। लगातार कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो जिला प्रशासन की टीम है जो अवैध मदरसे उनको सील यहाँ पे किया जा रहा है। करीब अगर अभी तक जो हरिद्वार की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 79 मदरसे ऐसे हैं जिन पे अभी तक सीलिंग की कार्रवाई की गई है। हालाँकि जब मदरसों पे सीलिंग की कार्रवाई होती है तो एक खड़कम सा मच जाता है। आस-पास के जो लोग होते हैं वो तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। यहाँ पे विपक्ष ने भी कई बार सवाल उठाए और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे कई तरह की पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन यहाँ हुँ। पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो मदरसे ये किसी भी बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। मदरसा बोर्ड में भी इनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम लगातार ये अपील भी लोगों से कर रही है कि यदि कुछ लोग कुछ मदरसे ऐसे जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाए। हालाँकि यहाँ पे सीलिंग के बाद तमाम जो मदरसा संचालक होते हैं वो अपनी जो फाइल होते हैं वो तैयार करके यहाँ पे अल्पसंख्यक बोर्ड में भी भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे मदरसे को पंजीकरण करने के लिए कई विभागों से गुजरना होता है। तो इसलिए यहाँ पे लगातार जो अवैध मदरसे पे कार्रवाई चल रही है, यहाँ पे जिला प्रशासन का यही कहना है कि लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लगातार यहाँ पे ऐसे मदरसों की लिस्ट भी बनाई जा रही है कि जो पंजीकृत नहीं है वो यहाँ पे ऐसे मदरसों को फिर सील भी किया जाएगा क्योंकि सीएम धामी ने भी इस बात को बिल्कुल साफ किया है कि अवैध जो होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वैध जो होगा उसको यहाँ पे छेड़ा नहीं जाएगा क्योंकि लगातार यहाँ पे जिस तरीके से पहलगाँव में हमला भी हुआ था और यहाँ पे कई आतंकियों ने जो पर्यटन थे उनके ऊपर हमला किया था। कहीं पर्यटन यहाँ पे जो है उनकी मृत्यु यहाँ पे हो गई थी जिसके बाद लगातार भी यहाँ पे हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पे तमाम जो झुग्गी-झोपड़ी है वहाँ पे भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने लगातार इस हुँ। बात को कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी होंगे, जो रोहिंग्या होंगे उनको यहाँ पे उनका सत्यापन कराना होगा, उनको बांग्लादेश वापस भेजने की बात भी की जा रही है। तो लगातार हरिद्वार के अंदर भी जो पुलिस विभाग है वो भी तमाम जो झुग्गी-झोपड़ी है और जो ऐसी बस्ती है जहाँ पे लोग झुग्गियाँ डाल के रहते हैं तो वहाँ पे उन लोगों का जो सत्यापन अभियान है वो तेज कर दिया गया है। तमाम लोगों के बीच में पुलिस प्रशासन पहुँचते हैं, लोगों का सत्यापन करते हैं क्योंकि यहाँ पे लगातार जिस तरीके से देश के अंदर एक जंग भी छिड़ी है तो उसको लेके भी यहाँ पे काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है पुलिस और प्रशासन की टीम। लगातार यहाँ पे अवैध जो मदरसे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। ये भी जाँचा जा रहा है कि यहाँ पे जो मदरसे पंजीकरण नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति ने शरण तो नहीं ले रखी है कि जो बांग्लादेशी या फिर अन्य किसी स्थान से आया जिसका सत्यापन पुलिस विभाग में ना हो, जिसकी जानकारी पुलिस को ना हो। तो ऐसी तमाम चीज़ों पे यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो जाँच कर रही है। जी, विशाल। लेकिन ऐसे में क्या माना जाए मनोज, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार आमने-सामने भी हैं, साथ ही कुछ लोग भी ऐसे हैं जो विपक्ष के साथ मिलकर सरकार पर सवाल भी खड़े करते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह का माहौल अभी बनता बिगड़ता हुआ नजर आता है हरिद्वार में? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से हमने देखे कि बीते दिनों भी जब अवैध मदरसों पे यहाँ पे कार्रवाई की गई थी और जो अवैध मजारे थे उसको ध्वस्तीकरण भी उनका किया गया था क्योंकि सीएम धामी ने इस बात को बिल्कुल साफ किया था कि यहाँ पे चाहे वो सिंचाई विभाग की जमीन हो या फिर वन विभाग की जमीन हो या फिर किसी भी अन्य विभाग की जमीन हो, जो सरकारी भूमि होगी यहाँ पे किसी भी सूरत में कोई भी कब्जा जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो। तो उसको लेके भी यहाँ पे जो विपक्ष है लगातार आवाज उठाता है क्योंकि जब हरिद्वार के सुमनगर क्षेत्र में जो सिंचाई विभाग पे एक मजार
साथ ही जब उसको ध्वस्तीकरण किया गया था तब भी कुछ जो कांग्रेस नेता थे उन्होंने आवाज उठाई थी, वो कहा था कि यहाँ इस वजह से किसी को दिक्कत नहीं थी, कोई यहाँ पे अतिक्रमण नहीं था। लेकिन जब तमाम डॉक्यूमेंट की जांच की गई थी तो पाया गया था कि जो मजार थी ये अवैध थी, यहाँ पे सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया गया था। तो लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हरिद्वार की जो जनता है वो लगातार इस बात की सराहना कर रही है कि जिस तरीके से तमाम जो अतिक्रमण है यहाँ से हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जनता का समर्थन इसको तो मिलता है, क्योंकि हरिद्वार में तमाम बड़े आयोजन होते हैं, यहाँ पे कुंभ मेले का भी आयोजन होता है, कांवड़ यात्रा भी यहाँ पे चलती है, कहीं बड़े गंगा स्नान भी होते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरीके से सड़कों किनारे मजार बना के या फिर रेहड़ी पटरियों के द्वारा जो अतिक्रमण किया जाता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो यात्रा होती है वो बाधित भी होती है, और यहाँ पे जो यात्री होते हैं उनको भी कई तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लगातार जो पुलिस प्रशासन की जो टीम है लगातार ऐसे लोगों की भी जांच कर रही है कि जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ भी यहाँ पे की जाए। खास तौर से हमने देखा है कि प्रशासन की टीम अवैध मदरसों के साथ-साथ मदरसों के अंदर जाके इस बात को भी जांचती है कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं रहता कि जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं हो। यहाँ पे लगातार इस बात को जांचा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देश के हालात अभी नाजुक पड़े हैं, तो ऐसे में तमाम पहलुओं पे जांच करनी स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि तमाम जो बॉर्डर है वहां पे भी देर रात तक जो पुलिस विभाग है वो यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाता है। हरिद्वार के जो एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल है वो लगातार पुलिस कर्मियों को इस बात के निर्देश भी देते हैं कि यहाँ पे लगातार चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो चारधाम यात्रा को भी ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार हमने देखे कि यहाँ के जो तमाम जो स्थानीय नेता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत देहरादून में बैठकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा तो करते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि पहाड़ के अस्पतालों में स्वास्थ्य टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। चंपावत के लोहाघाट का क्या हाल है, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है, पर उसके बावजूद 9 बजे तक चिकित्सक और अन्य चिकित्सा कर्मी अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। गुरुवार को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में सुबह 9 बजे तक कोई भी चिकित्सक नहीं पहुंचा और मरीज बाहर इंतजार करते रहे। ये लोहाघाट का जो ये अस्पताल है बहुत 3 ब्लॉकों का सेंटर है। यहाँ से बहुत दूर दूर से नेपाल की सीमा से बालाकोट, सिमलखेत, देवीधर तक के मरीज यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उनको अपने इलाज के लिए, तो अगर वो समय से अगर चिकित्सक वहाँ नहीं रहेंगे तो उनको परेशानी होगी ना। पहाड़ के लोग सुबह सुबह अस्पताल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों के नहीं रहने से लोग परेशान हैं। चिकित्सालय में आजकल चिकित्सकों की भरमार है, फिर भी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे रूम में ताला लटका रहता है। चिकित्सा अधीक्षक कक्ष भी बंद नजर आया। मरीजों को सस्ती दवा देने वाले जन औषधि केंद्र में भी ताले लटके नजर आए। जो जन औषधि केंद्र है वहाँ गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री की योजना के द्वारा खोला गया है। गरीब जनता को सस्ते दरों में दवाई मिल रही, तो उसको भी कम से कम समय से, जब जिस समय अस्पताल होता है उसी समय उसको भी खुलना आवश्यक है, ताकि गरीब जनता को उसका फायदा मिलता है। क्योंकि बाजार की दुकानों में दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, वहाँ गरीब जनता के लिए वही औषधि केंद्र खोला है, तो उसका समय से संचालन होना चाहिए। मोदी साहब कहने ये सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त की जाएँ, मरीजों को सुविधा मिले, गरीब जनता को उन दवाइयों सस्ती दवाइयाँ मिले, और समय से खुले अस्पताल, समय से बंद हो। अस्पताल की अव्यवस्था से मरीजों में गहरी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि दूर दराज से मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में मरीजों को लौटने में परेशानी होती है। इलाके के लोगों ने सीएमओ चंपावत से मामले का संज्ञान लेने और समय पर चिकित्सक और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है। ये अक्सर देखा गया है कि हमारे यहाँ सुबह मरीजों का आना अधिकतर होता है अस्पतालों में। यदि समय से न खोला गया अस्पताल और समय से न खोली गई चिकित्सकों की व्यवस्थाएं, जैसे एक्सरे मशीन है और भी कई जन औषधि है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि मुख्य अधीक्षक और जो मुखिया हैं वही समय पर नहीं आएंगे तो और काम कैसे होगा। वहीं सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, वो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि समय से चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों का अस्पताल न पहुंचना काफी ज्यादा गंभीर मामला है, जबकि अस्पताल में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगा दी गई है।
क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र पुनेठा और भुवन चंद्र गहतोड़ी ने कहा कि लोहाघाट अस्पताल में 3 ब्लॉक की जनता अपने उपचार के लिए आती है, साथ ही नेपाल से भी मरीज यहाँ पहुँचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ दूरगामी क्षेत्रों से लोग आते हैं। यदि वह समय से अपना पहुंचकर इस कार्य को पूरा करें, हमारे यहाँ व्यक्ति पहुंच जाता है 8 बजे 7 बजे सुबह गाड़ियाँ आती हैं, और यदि सुविधा उसे सुबह मिल जाए तो वह एक ही दिन में अपनी जांच कराकर भी 2 बजे तक लौट सकता है। स्वास्थ्य विभाग मुखिया जी से, सीएमओ साहब से इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कर्मचारियों को उनके समय का ध्यान दिलाकर एक बात ज़रूर कहें कि जो व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं सबको मिलकर ठीक करनी पड़ेंगी और एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है, जिसका खामियाजा दूर दूर क्षेत्र से आने वाली गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। अब देखना है कि सीएमओ मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। HNN 24/7 के लिए चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।